नमस्कार। चंद्रा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार और स्वागत आपका। और दोस्तों हम लोग अपना पूरा करंट अफेयर सीरीज जो है मंथ वाइज कवर कर चुके थे, के सामने हाजिर है। इससे पहले हम लोग जनवरी से लेकर के लगातार सारे करंट अफेयर कवर कर चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से कवर आउट कर सकते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में सहयोग भी करेंगे और आपके लिए मदद भी करेंगे। और जितने भी हमारे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, एलटी हो गया, जीआईसी हो गया और जीडीसी हो गया, इसमें जहां जहां भी करंट अफेयर की डिमांड है वहां पे ये पूर्ण सहयोग करता है। आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और आपको यहां से पूरा लेक्चर लाइन बाय लाइन विद एक्सप्लेनेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है अभी के लिए। ठीक है, तो आइए हम अपने अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर को कवर करते हैं और आइए समझते हैं अपने अपडेटेड करंट अफेयर्स के डेटा को और आपके लिए विद फोकस तरीके से समझते हैं। ठीक है ना। हम कई बार वो पॉइंट्स लाते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हो जाता है और साथ ही साथ उन बातों को कवर आउट किया जाता है जो बिल्कुल भी फालतू ना, एग्जैजरेट ना करता हो ये सारी बातें, है ना। हाल ही में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 15 अगस्त 2025 को डेट पड़ी थी और थीम था स्वतंत्रता दिवस का नया भारत। खास बात क्या था, क्यों हम लोग यहां पे इसको डिस्कस कर रहे हैं? डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री साहब है ना, वो अब की बार लाल किले से 12वीं बार ध्वजारोहण किया। 12th बार, 12वीं बार। सर्वाधिक बार तब किसने किया है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है, पंडित नेहरू जी ने किया है, जिनका नाम ये रिकॉर्ड है 17 बार। इंदिरा गांधी 16 बार, है ना। 16 और 17 बार। और तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब होंगे लगातार जो है 12वीं बार, है ना। कमाल की बात। अब ये पॉइंट्स इसलिए जरूरी हो जाते हैं, कई बार ऑप्शंस आपको मैच करने के लिए आते हैं और वहां पे ये चीजें आपको मिलाने के लिए दे देता है ताकि आप ऑप्शंस वाले पॉइंट्स गलत ना करें। साथ ही साथ कुछ खास बातें वहां पे हुई। अब 15 अगस्त के 79वें स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है कुछ घोषणाएं होती है प्रधानमंत्री के द्वारा। वो घोषणाएं सुदर्शन चक्र मिशन के रूप में हुआ। एक घोषणा हुई सुदर्शन चक्र मिशन। क्या है ये सुदर्शन चक्र मिशन? क्या है? तो सबसे पहली बात यह कि 10 वर्षीय मिशन है। ये 10 वर्षीय मिशन 2035 तक देश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। सुरक्षा कवच प्रदान करेगा, क्योंकि सुदर्शन चक्र आपको पता है भगवान विष्णु का हथियार है ना। सॉरी, भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण जी का है ना हथियार। भगवान विष्णु जी के पास भी था हमारे ख्याल से सुदर्शन चक्र, अगर मैं गलत ना हूं तो आप जरूर कमेंट करेंगे। और श्री कृष्ण जी के पास तो था ही है। तो ये सुदर्शन चक्र 10 वर्षीय मिशन के तौर पे जो है शामिल किया गया है। 2035 तक देश के सभी महत्वपूर्ण स्थान जितने भी हैं उसको सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। और ये सुरक्षा कवच इसलिए भी बनाया गया है, एक अभेद्य दुर्ग के रूप में क्रिएट करेगा। अभेद्य दुर्ग का मतलब हो गया, आपको पता है कई सारे हम लोगों के ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं जहां पे इंटरफ्रेंस अदर लोगों की ना हो पाए। ये जो सुदर्शन चक्र मिशन है एक तरीके का वो लेवल ऑफ जो है गाइडलाइंस होगी जिसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सुदर्शन चक्र मिशन, ठीक है। सुरक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि पहलगाम हमले के बाद बहुत सारी बातों का एकदम से होता है ना निराकरण करना जरूरी था। दूसरा घोषणा उन्होंने किया जनसंख्यांकी मिशन के द्वारा। जनसंख्यांकी मिशन के द्वारा ये क्या है? जनसंख्यांकी मिशन, जनसंख्यांकी मिशन ये है कि देश में बढ़ रही सभी तरीके की घुसपैठ जो है, घुसपैठ आपको पता है हम लोगों की बहुत सारी सीमाएं ओपन है ना। बांग्लादेश से लगभग 4096 किलोमीटर की सीमाएं ओपन है। चाइना से उसी तरीके से है ना। फिर पाकिस्तान से, नेपाल से है, भूटान से है, अफगानिस्तान से लगा हुआ तो नहीं है बट है, फिर भी है ना। कह रहे हैं कि ये जो घुसपैठ बढ़ रही है उन समस्याओं को निपटाने के लिए जनसंख्यांकी मिशन को घोषणा की गई है। ठीक है, 2 घोषणाएं हो गई। तीसरा भी कुछ पॉइंट्स कहा गया है। क्या है तीसरा पॉइंट? ये साहब ये है कि बोला गया कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। क्या बोला मैंने? पीएम विकसित भारत रोजगार योजना जो है चलाया जाएगा। क्या चलाया जाएगा? खास बात, 1 लाख करोड़ रुपए की इस योजना में अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाना है। आप कहते हो कई बार सर करंट अफेयर कुछ पॉइंट्स रिपीट भी होते हैं, तो हाँ साहब जरूर रिपीट होते हैं। जो हमको लगता है इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो वापस रिकॉल करने के लिए ये वापस डाल दिए जाते हैं। आप अगर हमारे ख्याल से जुलाई मंथ वाले करंट अफेयर देखेंगे तो उसमें पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का जिक्र हम लोगों ने किया है। और यही वाला रोजगार योजना उसके बाद कहां पे आया है? 15 अगस्त के बाद जो है सितंबर वाले महीने में भी हम लोगों ने थोड़ा सा जिक्र किया था इसके बारे में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है।
फिर मैंने बोला कि ये जो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना है, निजी क्षेत्रों में भी पहली बार, है ना, निजी क्षेत्रों में पहली नौकरी अगर लगी साहब आपकी, अगर पहली नौकरी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में पाते हैं तो ऐसे युवाओं के लिए 15,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि सरकार आपको देगी। है ना कमाल की बात। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपका पहला जॉब लगता है, आप पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आते हैं, तो आपके लिए 15,000 रुपया एक मुश्त राशि केंद्र सरकार देगी आपको। ठीक बात, ठीक है। और कुछ खास बात फिर बोला गया कि साहब देखो, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन चलाया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार तो लगाइए लगाइए, है ना। क्या है बोला गया, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये समुद्र के अंदर तेल गैस आदि का भंडार का पता लगाने के लिए ये योजना चलाई गई है, या ये स्कीम चलाई गई है ना, तेल और गैस का पता लगाने के लिए। तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा है। तो 6 अगस्त को पीएम के द्वारा, अच्छा कर्तव्य पथ आप जान रहे होंगे ना, कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ जहां पे परेड निकलती थी उसी का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया था। प्रधानमंत्री के द्वारा 6 अगस्त को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पहले कर्तव्य भवन का लोकार्पण किया गया। क्या खास बात है इस लोकार्पण में, जो अलग अलग आप देखें, अगर आप कभी दिल्ली के सेक्रेटेरिएट में जाएंगे तो वहां पे कई सारे मंत्रालय पहले बना हुआ करते थे, है ना। उन मंत्रालय जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री अलग हो गई, होम मिनिस्ट्री अलग हो गई, इसी तरीके से कई सारे मिनिस्ट्रीज है जिसमें सब अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए थे। तो उसमें क्या हुआ था, एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री जाना पड़ता था, कोई फाइल लेकर के तीसरी चौथी में। तो अभी क्या हुआ है, एक तरीके का एकीकृत सिस्टम कर दिया गया है। एकीकृत सिस्टम में क्या, कई सारे जो है कर्तव्य भवन बना दिए गए, उसमें कई सारे फ्लोर डिसाइड करके इस फ्लोर पे ये कर्मचारी बैठते हैं, इस वाले फ्लोर के इस डिपार्टमेंट कर्मचारी बैठते हैं, और वहां से वो क्या होता है, एक ही जगह यूनिफिकेशन हो गया, लोगों के बीच में भागा दौड़ी और फाइलों का आदान प्रदान करना आसान हो गया। ठीक है ना, ठीक है। आते हैं आगे। अच्छा, ये क्या खास बात है, ये खास बात ये है साहब, ये खास बात ये है ना, एक निसार उपग्रह की बात हम लोग करे थे, निसार उपग्रह की बात करे थे, फिर से आ गया है। तो कहते हैं निसार उपग्रह क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, फुल फॉर्म निसार का, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। निसार नासा और इसरो के द्वारा है ना, नासा और इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। क्या खास बात है भाई, इसका खास बात यह है कि ये एल बैंड जो है ना, इसके लिए जो एल बैंड है वो नासा ने, एस बैंड है इसरो ने उपलब्ध करवाया है। 2 बैंड हैं, दोनों के दोनों जो है, ये बैंड बाजे वाले नहीं है भाई साहब, है ना, ये बैंडविड्थ है उनकी बात हो रही है। एल बैंड नासा ने और एस बैंड इसरो ने इसको विकसित किया है या उपलब्ध करवाया है। GSLV F-16 से प्रक्षेपित किया गया है। GSLV F-16 से ये क्या किया गया है, प्रक्षेपण इसका किया गया। किसका, निसार का, है ना। जा निसार तेरा है, जा मैं तेरे पे निसार करती हूं, जो भी करती हूं करने दीजिए, हम लोग अपना करंट अफेयर में मगन हैं। अच्छा, एक और खास बात बोला गया कि जो ये निसार मिशन है, एक ऐसा पहला मिशन है साहब, ये ऐसा पहला मिशन है कि जब किसी GSLV रॉकेट के जरिए उपग्रह को क्या कर दिया जाता है, सन सिंक्रोनस का, भैया क्या बोला मैंने, है ना, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। अच्छा, क्योंकि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, निसार इसलिए भी स्पेशल हो जाता है, और ये पहला इस तरीके का पहला है, और GSLV F-16 के द्वारा छोड़ा गया है, GSLV F-16 के द्वारा छोड़ा गया है। अब हमने एक वर्ड जिक्र किया है सन सिंक्रोनस, इसके बारे में जरा जान लेते क्या मतलब है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट वह ऑर्बिट होता है जिसमें पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता हुआ ऑर्बिट होता है, उसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं, है ना। मैंने वो ऑर्बिट होता है जिसमें पृथ्वी के जो ध्रुव है ना, उसके ऊपर से गुजरता है। आपको पता है हम लोग पास GSLV होता है, PSLV होता है, उसमें कई तरह कैपेबिलिटी बनाई गई है कि ये किन वाले ऑर्बिट में जाकर के स्थापित होगा। एक सबसे निचली ऑर्बिट होती है, एक सबसे ऊपरी ऑर्बिट होती है, ध्रुव वाला सबसे ऊपर हो गया। अच्छा, आगे आते हैं। और क्या खास बात है, और क्या खास बात, ये जो निसार उपग्रह बनाया गया है, ये करेगा क्या। तो सबसे पहली बात साहब ये है, यह विश्व का ऐसा पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो आपको ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार की तरह काम करेगा। अब इसका क्या सेंस है, इसके बारे में अपने को डिटेल तो जानना नहीं है ना, विद्वान बनना है ना, बस ये जान लीजिए ये ड्यूअल फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। अभी अभी आपने एस बैंड और एल बैंड का जिक्र सुना है ना, तो ये जो ड्यूअल बैंड है ये इसी फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, आपको मिनिमाइज करेगा और उसी पे काम करेगा। ठीक है, ओके। एक और खास बात इसी से रिलेटेड, इस उपग्रह को पृथ्वी का MRI स्कैनर भी कह सकते हैं।
ये लाइनें आपके लिए यूं ही नहीं लिखी गई हैं, इसके पीछे सोचा समझा गया है, तब लिखी गई है। क्या लिखा गया है? यह उपग्रह पृथ्वी का एमआरआई स्कैनर भी नाम दिया गया है। और एमआरआई स्कैनर आपको जानते हो ना, दिमाग वाग जब करवाते हैं, काफी महंगा प्रोसीजर होता है, उसमें आपके पूरे ब्रेन का क्या कर दिया जाता है, एक तरह से कच्चा चिट्ठा पूरा खुलाता है। तो एमआरआई स्कैनर उपग्रह किसका नाम होगा साहब? निसार का, है ना। किससे भेजा गया? जीएसएलवी F-16 से। ठीक है। एक और खास बात, वायुसेना के लिए स्पेन निर्मित एयरबस C295 एयरबस C295 ये परिवहन विमानों का अंतिम 16वां विमान भारत को प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? तो बस ये याद रखिए, स्पेन से है ना, स्पेन से हमने ये लाया है। ठीक है ना, ठीक है ना। ये बड़े वाहन होते हैं जो कि क्या करते हैं, कई सारे छोटे छोटे व्हीकल्स को अपने अंदर भर करके कहीं भी जहां पे युद्धग्रस्त क्षेत्र है, जहां पे हमें जरूरत है, वहां पे फटाक से पहुंचाने का काम करते हैं। आते हैं आगे। ये जो C295 है, इसके बारे में कुछ खास बातें और भी हैं। क्योंकि पहली बात तो स्पेन से प्राप्त हुआ है, तो भारत ने वायुसेना के लिए 56 C295 सैन्य परिवहन विमान के लिए स्पेन के साथ, स्पेन के एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के, ये पूरा नाम है, एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ सितंबर 2021 में अनुबंध किया था। कितने आने हैं? 56, है ना। आते हैं आगे। 56 विमान ऊंट से प्राप्त किया जाएगा। 16वां विमान स्पेन से तैयार अवस्था में प्राप्त हो गया है। 40 विमान जो है, जो बचे हुए 40 है, उसका निर्माण गुजरात के बड़ोदरा में कौन करेगा? टीसीएल के द्वारा किया जाएगा। टीसीएल नाम खूब अच्छा है, टीसीएल आप जानते होंगे, टीसीएल कंपनी के द्वारा किया जाएगा। टीसीएल जो है काफी जगह पे, है ना, हावी है। इसका नाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भी है। ठीक है। इन पॉइंट्स को आप रिकॉल एक बार कर लेंगे, आपका काम बहुत ही आसान तरीके से होगा। रण संवाद 2025 का आयोजन हुआ। यह क्या है, होता ही क्या है? सबसे पहली बात तो यह आयोजन इसलिए होता है कि जो युद्ध संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ना, उस पर विचार विमर्श करने के लिए रण संवाद 2025 का आयोजन किया गया। तो क्वेश्चन सबसे पहला यही है साहब कि रण संवाद 2025 का आयोजन हुआ कहां पे? तो हुआ कहां पे भैया? ये हुआ है मध्य प्रदेश के कहां पे? महू में। महू में। और महू एक चीज के लिए और फेमस है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जन्मस्थली, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली भी है, और संविधान निर्माता की ये जन्मस्थली महू में क्या हुआ? रण संवाद 2025 का आयोजन हुआ, है ना। कहां पे होता है? महू में कॉलेज, जिसका नाम है आर्मी वॉर कॉलेज। आर्मी वॉर कॉलेज में होता है। ठीक है ना। इसमें तीनों सेनाओं के द्वारा, तीनों सेनाएं जितने हैं, हमारी आर्मी हो गई, नेवी हो गई, मिलिट्री हो गई, क्या कर दी है ना, शीर्ष नेतृत्व के अलावा रक्षा विशेषज्ञ भी शामिल हुए। आपके काम की चीज इतना है कि रण संवाद का आयोजन कहां हुआ? महू में, है ना। कौन शामिल हुआ नहीं हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसकी मेजबानी भी कौन करता है? तो थल सेना। मेजबानी कौन किया? थल सेना के द्वारा मेजबानी किया गया। ठीक है ना। क्योंकि आर्मी का कॉलेज, ये तो ऑब्वियस सी बात है, अधिकारी तो वही करेंगे ना, है ना, बाकी लोग तो आएंगे। अच्छा, हाल ही में एक नया युद्धपोत जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो उस नया युद्धपोत का हम लोग जिक्र पिछले करंट अफेयर में कर चुके हैं, यहां हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जिसका नाम क्या है? INS उदयगिरी। याद है? फ्रिगेट श्रेणी का, सेकंड फ्रिगेट श्रेणी का INS उदयगिरी। INS हिमगिरी को भी शामिल किया गया था, और यह प्रोजेक्ट 17A का पार्ट था। और सबसे बड़ी बात, स्वदेश निर्मित युद्धपोत हैं। ये स्वदेश निर्मित युद्धपोत हैं। इनके बारे में एकदम से रिकॉल हो गया है। जिक्र हम लोग पिछले मंथ के करंट अफेयर में कर दिए थे, बट यहां पर रिकॉल एक बार फिर से हो गया। ठीक है ना। इसमें दोनों को, ये जो दोनों INS हिमगिरी और INS उदयगिरी को विशाखापट्टनम में आयोजित समारोह में नौसेना में शामिल कर लिया गया। अच्छी बात है। ये होम मिनिस्टर साहब, सॉरी डिफेंस मिनिस्टर साहब भी उस दिन उपलब्ध थे, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ साहब, है ना। आते हैं आगे। अब थोड़ा सा एक बार और जिक्र कर लेते हैं, इसलिए जिक्र कर देते हैं कि सबसे बड़ी बात, ये नंबर इंपॉर्टेंट है, नंबर खास बात है, ये नंबर खास है। INS उदयगिरी ये 100वां युद्धपोत का निर्माण मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया था। 100वें नंबर का युद्धपोत है प्रोजेक्ट 17A के तहत, स्वदेशी है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और INS उदयगिरी जो 100वें नंबर का युद्धपोत है, इसको शामिल कर लिया गया नौसेना में। आते हैं आगे। INS हिमगिरी
101वां युद्धपोत है। आईएनएस हिमगिरी 101वें नंबर का युद्धपोत है। किसने बनाया इसको? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने किया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने किया है। हम लोग जितना छोटा इन सबों को पढ़ रहे हैं, असल में ये इतने छोटे हैं नहीं, इनका कार्य बहुत ही बड़ा है और ये काफी मतलब शक्तिशाली तरीके से बनाए जा रहे हैं, जो कि हम लोग आने वाले दिनों में हमारे भारतीय नौसेना को और अधिक शक्तिशाली बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हाल ही में एक कुछ और खास बात हुई, इसका नाम क्या है? प्रलय मिसाइल। पहली बात तो यही जान लीजिए। और जहां भी मिसाइल की बात आएगी, बम की बात आएगी, गोले बारूद की बात आएगी, टैंक की बात आएगी, कौन करेगा? ये बनाने का काम डीआरडीओ करेगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? ठीक है, डीआरडीओ। प्रलय मिसाइल करता क्या है? पहली बात, ये सतह से सतह पर मार करने वाला है। इसकी रेंज क्या है? अगर सतह से सतह पर मार कर रहा है तो साहब इसकी रेंज है 150 से 500 किलोमीटर का स्पीड है। और इतना भी स्लो नहीं है, ये सुपरसोनिक है। आप जरा बताएं, आप साइंस में पढ़ते होंगे, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, सुपरसोनिक, ये तीनों क्या चीज होता है? जरा समझाने की कोशिश करेंगे। अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और सुपरसोनिक। तो साहब आप पढ़े होंगे ध्वनि वाले चैप्टर में या साउंड वाले चैप्टर में, और खूब पढ़ते हैं और साइंस में पूछा भी तो जाता ही है। इंफ्रासोनिक क्या होता है? 20 हर्ट्ज से नीचे वाले। 20 से 20,000 हर्ट्ज वाले कौन हो गए? या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले जो ध्वनि सुनने के काबिल हो गए, उसको क्या बोलते हैं? है ना, अल्ट्रासोनिक। उससे ऊपर वाले सुपरसोनिक। आप जरा इसको रिकॉल साइंस वाले सेक्शन में एक बार फिर से कर लेंगे, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और सुपरसोनिक। ठीक है, आते हैं आगे। भारत के द्वारा जो एकीकृत वायु तथा रक्षा हथियार प्रणाली है, भारत के द्वारा क्या? एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का यह पहला सफल परीक्षण है। साहब ये पहला परीक्षण सफल है, पहला सफल परीक्षण कौन हो गया? प्रलय मिसाइल हो गया, है ना। रेंज क्या हो गई? 150 से 500 किलोमीटर। किस टाइप का मिसाइल है? तो सुपरसोनिक है। कहां से किया गया? तो आंसर है उड़ीसा, है ना, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, हाँ मेंशन तो है, उड़ीसा से किया गया है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हम लोगों को जरूर बताने की कोशिश करेंगे। कैसे बता सकते हैं? अगर आप हमें लाइक करेंगे, थोड़ा बहुत कमेंट करेंगे, चाहे आप जैसा भी कमेंट करें, नेगेटिव पॉजिटिव चाहे जो हो, हमें जो भी सुधार करने की कोशिश होगी हम लोग जरूर करेंगे आने वाले टाइम में, और अधिक इंप्रूवमेंट के साथ आपके लिए तत्पर रहना। चंद्रा क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अभी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि टीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पीजीटी के सब्जेक्ट हैं, है ना, और भी बहुत सारे क्लासेस आपको फ्री में ही प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो कि लगातार चल रही हैं, है ना। ओके, आप उसका फायदा उठाएं और अपने एग्जाम में जरूर भी क्रैक करें, पिछले टाइम की अपेक्षा और अधिक करें, ताकि हम लोग और आगे बढ़ पाए, है ना। आपके साथ बढ़े, आप बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे भाई, साफ सी बात है। भारत फ्रांस, इसके बारे में क्या खबर है भाई? कहा यह गया कि भारत फ्रांस गहरे समुद्र में अभियान चलाने के तहत भारत के दो जो है क्या हुए ना, एक तरह के जल यात्री हैं, इनका नाम है भाई, ये दोनों जल यात्री का नाम क्या है? राजू रमेश एवं जतिंदर पाल, है ना। भारत फ्रांस गहरे समुद्र अभियान के तहत भारत के दो जल यात्री राजू रमेश और जतिंदर पाल साहब कहां चले गए? जतिंदर पाल सिंह जी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अटलांटिक सी में चले गए, ओशन में चले गए। कहां तक? 5000 मीटर तक। 5000 मीटर आप समझ गए होंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो साहब आप 5 किलोमीटर लंबा करो और उसको गड्ढा कर दो, है ना, दोनों बात पता चल जाएगी कितनी गहराई तक ये लोग गए। बड़ी बात है ये, बड़ी बात है ये। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और पॉइंट देखिए साहब, उपराष्ट्रपति पद का हम लोगों ने जिक्र किया था, है ना, उपराष्ट्रपति पद का जिक्र किया था पिछले करंट अफेयर में। जान जाते हैं कि भैया ये उपराष्ट्रपति अब चुने जा चुके हैं नए वाले। तो 17वें उपराष्ट्रपति व्यक्ति के रूप में 15वें चुन लिए गए हैं, है ना। अधिसूचना कब जारी की गई थी? 7 अगस्त 2025 को जारी की गई थी। और नामांकन की जो अंतिम तिथि ना साहब 21 अगस्त 2025 थी। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? हमने सब बता दिया। तो क्वेश्चन ये है कि इसका रिजल्ट क्या निकला? तो रिजल्ट ये रहा। और आपको यहां पर रट्टाफिकेशन, दोनों मंथ का करंट अफेयर आप कंबाइन करेंगे, सितंबर वाला, अक्टूबर वाला, ये क्वेश्चन एकदम से क्लैरिटी के साथ आपको मिलेगा। अब दोनों से आने हैं पॉइंट्स। कभी भी आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्टली आंसर पूछना भूल जाओ कि कौन डायरेक्टली मतलब है नहीं है, उसमें ऑप्शन आएंगे, मैच कराने पड़ेंगे। आप क्या कर लो, जैसे पीसीएस एग्जाम अभी होंगे, आप देखिएगा करंट अफेयर किस तरीके से पूछता है, ये दोनों ऑप्शन मैच कराए जाएंगे। क्या बोला मैंने? चुनाव जो है 9 सितंबर 2025 को होता है। उम्मीदवार जो एनडीए गठबंधन के होते हैं सीपी राधाकृष्णन। कौन होते हैं भाई साहब? सीपी राधाकृष्णन एनडीए के, और बी सुब्रमण्यम रेड्डी जो है ये आईएनडीए यानी इंडिया गठबंधन के होते हैं।
एनडीए वाले कौन? सीपी राधाकृष्णन, इंडिया वाले सुब्रमण्यम रेड्डी। जीता कौन? ऑब्वियस सी बात है, जो रूलिंग पार्टी है सीपी राधाकृष्णन के, जीत जाते हैं, ये विजयी होते हैं। और वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी हुआ करते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर का मतलब जो चुनाव करवाया, जिनके सानिध्य में हुआ। तो कुल 767 सांसद थे दोनों मिलाकर के। दोनों मिलाकर, आपको पता ना प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन शामिल होता है? तो लोकसभा भी हो गया, राज्यसभा भी हो गया, और दिल्ली पुडुचेरी वाले भी तो हो गए, और मनोनीत वाले नहीं होते हैं। कुल 767 सांसद। अब पॉलिटी के क्वेश्चन कहां जाएंगे? आपके इसी के इर्द गिर्द को घूमेंगे ना। अब पॉलिटिक्स सेक्शन जहां भी देखिए वाइस प्रेसिडेंट वाला पूरा पढ़ डालिए, वाइस प्रेसिडेंट का सेक्शन आप पूरा पढ़ डालिए, आपके पॉलिटिक क्वेश्चन इसी के आसपास रहेंगे। भाई आयोग को सपना नहीं आता कि पूरा का पूरा पॉलिटी है तो उसमें से कहां से ही पूछ ले, वो पूछेगा वही जहां से वो कोरिलेट करना। आप भी कोरिलेट करके पढ़ने का जिक्र डालिए ताकि उससे आपका भी क्लैरिटी ज्यादा मिले। करंट अफेयर में जो चीजें आपसे रिलेवेंट है उसी के अराउंड ही बाकी जो है ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया। यूपी स्पेशल की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब यूपी स्पेशल तो भाई है ही, अलग से टॉपिक ही है। एग्रीकल्चर का भी सेक्शन कह सकते हैं, एनवायरमेंट का भी सेक्शन कह सकते हैं। ये सारा सारा इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो करंट अफेयर्स आप कोरिलेट करना जरूर सीखो ताकि आप वहां पे फोकस कर पाओ। क्या बोला मैंने? 767 सांसद थे, मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं। 767 सांसद क्या किए? मतदान प्रक्रिया में भाग, लेकिन इसमें से आप देख लो 752 ही वैध मत पड़े। 52, 8 और 7, 15 वोट बर्बाद हुए हैं। तो आप सोच लिए सांसद लोग, है ना, बड़े लोग। इसमें से जो विजयी उम्मीदवार है उसको 452 मत प्राप्त हुए, और इस मतदान के साथ ही सीपी राधाकृष्णन 17वें नंबर के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बन गए। एक बार फिर से पॉइंट क्या बोल दिया था मैंने कि भाई साहब नंबर क्या है उपराष्ट्रपति का? ये जो बने हैं व्यक्ति के रूप में 15वें हैं, नंबर के रूप में 17वें हैं। एकदम दोनों बातें फोकस करिए। व्यक्ति के रूप में एक कार्यकाल इनका कौन सा होगा? 15वां होगा, और 17वां उपराष्ट्रपति बने हैं। ये नंबर वाइज ऐसा ना, 1 2 3 4 5 करें, लेकिन एज नंबर काउंट किया है क्योंकि कई लोग 2 बार भी तो बने हैं। उसमें से ये साहब 17वें हैं क्रम से, 15वें हैं व्यक्ति के रूप में। ठीक रहेगा? आपको बात याद रहेगी? बताइए भैया, आपको बात याद रहेगी? ठीक है, अच्छा आते हैं आगे। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक लाया गया है 2025 का। ये जो राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 है, लोकसभा में 11 अगस्त को पास होता है और 12 अगस्त को पास भी हो गया, और प्रेसिडेंट साहब ने साइन भी कर दिया तो कानून भी बन गया, है ना। लोकसभा में 11 अगस्त को आता है, राज्यसभा में 12 अगस्त को पास, राष्ट्रपति ने 18 अगस्त को कर दिया साइन। उद्देश्य है देश में वैश्विक स्तर का खेल भावना जो है या खेल ढांचा जो है विकसित किया जा सके। आपको क्या ये याद रखना है कि 11 अगस्त को पास हुआ है, 12 अगस्त को साइन हुआ है, 18 अगस्त को? नहीं, कतई नहीं। सिर्फ राष्ट्रीय खेल जो है, आप याद रखो कि जो राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 है, इसका पास होना निश्चित हो गया 18 अगस्त 2025 से। और उद्देश्य क्या है? देश में खेल भावना विकसित करना है, खेल का ढांचा विकसित करना। और यह ढांचा जो है क्या होगा? खेल प्रशासन को अधिक जवाबदेह व पारदर्शी बनाने के लिए यह लॉ बना दिया गया है। क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? हम लोगों का भी ग्लोबल लेवल पे बहुत सारा, एक तरीके से होता है ना, हम लोग नंबरिंग बहुत नीचे रहती है, इसको नंबर को बढ़ाना बड़ा आवश्यक हो गया है। अब इसी वाले टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि इस वाले खेल प्रशासन विधेयक का खास बात क्या है, क्यों लाया गया? क्या पहले विधेयक नहीं था? पहले भी थे भाई 2001 में, अभी क्यों ला दिया गया? तो बहुत सारी चीजें 20-25 साल 30 साल में बदल गई हैं। क्या बोला गया भैया? देखो, मुख्य प्रावधान इसका क्या है? राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया जाएगा। पहली बात, अगर राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन हो रहा है तो सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों को केंद्र सरकार से वित्त पोषण होता है। अब अगर केंद्र सरकार से वित्त पोषण होगा तो इसमें जिम्मेदारी भी निश्चित की जाएगी। एनएसबी की मान्यता अनिवार्य कर दी गई है ना, एनएसबी की मान्यता अनिवार्य कर दी गई है। अब ये क्या है? राष्ट्रीय खेल बोर्ड का अध्यक्ष व जो सदस्य बनेंगे, ये नियुक्तियां अब केंद्र सरकार के द्वारा की जाएंगी। अब अगर केंद्रीकृत व्यवस्था है तो डायरेक्ट जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर इनका क्लास लगा देंगे, अगर क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो। इसलिए एक जवाबदेही क्रिएट करने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई है। थोड़ा सा और पॉइंट, क्या खास बात है? खास बात यह है साहब कि जो सभी खेल महासंघ है ना, सभी खेल महासंघ आरटीआई के दायरे में, साहब आरटीआई के दायरे में ला दिया गया, पहले नहीं आते थे। अपवाद क्या होगा? बीसीसीआई, है ना, क्योंकि यह सरकार से आर्थिक सहायता नहीं लेता, इसलिए बीसीसीआई बाहर। जो आर्थिक सहायता लेते हैं उन पे सरकार का नियंत्रण होगा ही होगा। समझ गए आप?
जवाबदेहिता बनाने के लिए ये खेल महासंघ विधेयक जो है लाया गया है ना, खेल प्रशासन विधेयक। खेल संघों एवं महासंघों एथलीटों से जुड़े विवादों के समाधान हेतु राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण का गठन किया गया। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एक तरीके का ये सिविल न्यायालय की शक्तियां इसको प्राप्त होगी, इस वाले न्यायाधिकरण को, ताकि उनके ऊपर मुकदमा या फिर यूं कहें कि जवाबदेहिता तय करने का जिम्मेदारी जो है हो जाएगा। ठीक बात, ठीक बात। खेल महासंघ वाली बातें समझ गए आप। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहब? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाल ही में गोवा राज्य विधानसभा में एसटी के लिए एक सीट आरक्षित करने को लेकर के संसद में अधिनियम पारित किया गया। कहां है? हाँ, संसद में अधिनियम पारित किया गया। कितने सीटों के लिए? एक सीट के लिए। कहां पे? गोवा में। गोवा छोटा राज्य है, एसटी की सीटें नहीं आरक्षित थी, तो वहां पे अधिनियम बना गया। सबसे पहली बात, 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में एससी के लिए पहले से एक सीट आरक्षित थी, मतलब ऑब्वियस बात है, अभी भी है, लेकिन एसटी के लिए नहीं था। एसटी के लिए उन्होंने एक सीट आरक्षित करवा दी, यानी कि 40 सीटों में से 2 सीट एससी और एसटी के लिए निर्धारित है। अभी सिर्फ एसटी का किया गया, एससी का पहले से था। चुनाव आयोग के नवीनतम अधिसूचना, चुनाव आयोग की जो नवीनतम अधिसूचना है उसके अनुसार देश में राष्ट्रीय स्तर के 6 राज्य एवं 67 राजनीतिक दल सूचीबद्ध हैं। फिर से कितने राष्ट्रीय दल? तो सबसे पहली बात, नेशनल लेवल के 6 जो है नेशनल लेवल के दल हैं, है ना। वैसे कितने हैं? तो 67 राजनीतिक दल हैं। ये बात कंफर्म है। तो ये हमारा काम ये हो जाता है कि हम इसको रटें, ये 6 कौन है, ये 6 कौन है, कौन है 6 भाई? ये जो 6 राजनीतिक दल है इसको आपको कंठस्थ होना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी वो कंफ्यूज करने के लिए देता है कि इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। कौन सा है? तो ये जो 6 राजनीतिक दल है, पहला नंबर आप है, दूसरा बीएसपी है, तीसरा बीजेपी है, एनपीपी है, आईएनसी है, सीपीआई है। फिर से आप, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। कौन सा हटाया गया? कौन सा हटाया गया? तो अगर आपको पता हो तो ममता बनर्जी वाली पार्टी को हटा दिया गया है। सीपीआई भी था पहले, लेनिनवादी सीपीआईएल था, उसको भी हटा दिया गया। तो अब 6 राजनीतिक दल हैं ऑफिशियली। आते हैं आगे। बुल्गारिया, बुल्गारिया के बारे में सुना होगा आपने, भूल गया एरिया, है ना। बुल्गारिया हाल ही में यूरो को अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। यूरोपियन यूनियन क्या करता है? यूरो करेंसी जो है अपना एक्सेप्ट करता है और कहता है साहब 1 जनवरी 2026 से लागू कर देगा यूरो। पहले से ही बुल्गारिया की आधिकारिक मुद्रा बुल्गेरियन लेव थी। इसका नाम क्या था? बुल्गेरियन लेव थी। इसको बदल करके 2026 से क्या कर दिया जाएगा? यूरो कर दिया जाएगा। ठीक है, नंबर याद रखना कि कौन सा है, 21वां नंबर का देश है। ठीक है ना। उतना ही जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से जरूरी हो। पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब होता है कि आप पढ़ें चाहे जितना पढ़ें, बट साहब उतना ही आपके पास टाइम है, आपके दिमाग की स्टोर करने की कैपेसिटी है। आप जरूरत से ज्यादा नहीं रट्टाफिकेशन कर पाएंगे। पढ़े मान लीजिए आप 500 पेज, आया साहब कुछ नहीं, है ना। तो अच्छा है ना कि आप हमारा आधे घंटे का वीडियो देखें, जिसमें से आपको 70% तो मिलना ही मिलना है। तो आप अन्य सब्जेक्ट पे भी फोकस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अन्य सोर्सेज ना फॉलो करें, आप अन्य सोर्सेज फॉलो करो, लेकिन ये हमारा मंथली वाला जो करंट अफेयर है आपके लिए एकदम बिल्कुल वे वाइज उपलब्ध है, और आप विद पीडीएफ इसको एकदम से कंज्यूम कर लें, अपने अंदर बसा लें। ग्लोबल पीस इंडेक्स, क्या खास बात है इसमें? क्या खास बात है भाई? क्या खास बात है? खास बात यह है साहब, ग्लोबल पीस इंडेक्स का खास बात यह है कि ये 2025 में क्या करता है, एक नया सीरीज जारी कर दिया। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है। और हमारे काम का तो सिर्फ इतना है ना साहब कि 115वां रैंक किसका? भारत का। यहीं लगे हाथ बताइए, 151वां किसका है? 151वां किसका है? टॉप आइसलैंड, है ना। टॉप किया है कौन? आइसलैंड किया है, देश जो है आइसलैंड, इसने सबसे टॉप किया है। सबसे नीचे पीस इंडेक्स में कौन रहा है? तो सबसे पहली बात तो एक रशिया रहा है और यूक्रेन रहा है। आपको भी पता, वॉर यहीं चल रही है ना, वॉर यहीं चल रही है। तो रूस यूक्रेन पीस इंडेक्स में सबसे नीचे हैं। और ये जो है अपने 23 मानकों को आधार बनाता है ताकि वो पीस इंडेक्सिंग कर सके। 23 मानक, है ना। अब वो मानक आपसे तो नहीं पूछने वाला एग्जाम में, हाँ बस ग्लोबल पीस इंडेक्स में रैंक कितनी भारत की, और ठीक है ना साहब।
टॉप कौन किया, बॉटम में कौन है, भारत की स्थिति। यही 3 चीज ध्यान रखने की जरूरत है। 25वां एससीओ सम्मेलन हुआ रूस के, सॉरी 25वां एससीओ सम्मेलन होता है 2025 में चीन के तियानजिन में। चीन में संपन्न हुआ तो कहां पे हुआ, तियानजिन में। क्या क्या खास बातें हुई, तो सबसे पहली बात तो यह कि 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2025 के बीच यह आयोजन हुआ। इसकी थीम क्या थी, थीम यह है साहब कि संघाई भावना को कायम रखना। संघाई भावना कौन रखा, चाइना की भावना कायम रखना है, जितने भी हैं, कोई इशू नहीं है। चीन ने वर्ष 2025 को एससीओ ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया है। एससीओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ईयर घोषित किया है किसको, 2025 को। किसने, चीन ने। 2024 में कहा, यानी कि 25वां ये हुआ है तो 24वां कहां हुआ था, तो अस्ताना में हुआ था। अस्ताना में हुआ था, कजाकिस्तान के अस्ताना में। ये अस्ताना है साहब, है ना, कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। अगला कहां होगा, तो 26वां होगा किर्गिस्तान में। 26वां कहां होगा, किर्गिस्तान में। एससीओ सम्मेलन तियानजिन में हुआ, कहां पे, चाइना में। किस नंबर का, 25वां। अगला कहां होगा, है ना, किर्गिस्तान। ठीक है। अब एससीओ जो है ये करता क्या है, क्यों ये मतलब होता रहता है, तो सबसे पहली बात तो ये है आर्थिक सदृश्यता के लिए, आर्थिक सुदृढ़ता के लिए, आर्थिक सुदृढ़ता के लिए एससीओ डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया गया इस वाले में। और 2025 में रीजनल क्लाइमेट समिट जो है कजाकिस्तान में आयोजित करने की घोषणा करनी पड़ी है। ये क्या मतलब हुआ, कजाकिस्तान में 2024 में हुआ था, तब क्यों नहीं किया, नहीं किया होगा भैया, आप मर्जी करके आप कर रहे हैं। तो रीजनल क्लाइमेट समिट जो है कजाकिस्तान में 2026 में आयोजित किया जाएगा, लेकिन 2026 का एससीओ सम्मेलन कहां पे होगा, किर्गिस्तान में होगा। दोनों बातें अलग अलग हैं। हाल ही में व्हाट्सएप और टेलीग्राम कॉल को प्रतिबंधित किस देश ने कर दिया है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम कॉल को किस देश ने प्रतिबंधित कर दिया, तो साहब रूस है। वो देश कौन है, रूस है। आपको पता है कि इसमें इतना इंक्रिप्शन होता है कि दूसरा कोई सुन ना सके, और रूस की हालत जो है कि वो आपको भी पता है, हमें भी पता है ना। जहां जहां पे भी डिक्टेटरशिप है वहां वहां तो लोग, जहां जहां डेमोक्रेसी वहां भी कौन सा क्या हो जा रहा है, बट कोई सुनिए, देखते हैं। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के लिए, रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए अमेरिका ने मध्यस्थता करी थी। तो अमेरिका तथा रूसी राष्ट्रपति के मध्य बैठक कहां संपन्न हुई थी, क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले बात अमेरिका में हुआ था। अमेरिका किस जगह में, अलास्का में। अलास्का के बारे में बड़ा खास बात है, आप मैप पे जरूर जाके देखिएगा, है ना। 4 किलोमीटर का सिर्फ फर्क है अमेरिका और रूस की सीमा के अंदर, और ऐसी जगह इन्होंने चुना था कि जहां पे ना उसका बस चल पाए ना उसका बस चला, दोनों प्रेसिडेंट अपना बराबर चपे हुए थे। अलास्का मैप पे जरूर देखिएगा कि कौन से महासागरों के बीच में उसके आसपास की लोकेशन। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। पूछने का जो तरीका है यही होता है, आपसे थोड़ी पूछेगा अलास्का में। अलास्का से रिलेटेड पूछ सकता है भैया वहां पे कौन सी ठंडी धाराएं, गर्म ठंडी धाराएं चलती है, गर्म जल धाराएं चलती हैं, महासागर कौन सा है ना। उसके मैपिंग के बारे में पूछ लेगा, आसपास के पर्वतों के बारे में पूछ लेगा, यही तो करेगा। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा हुई। जापान यात्रा कहां से, 29 और 30 अगस्त 2025 के बीच में हुआ। अपने पीएम साहब गए तो जरूर कुछ ना कुछ करके आए होंगे, और ये पढ़ना जरूरी हो जाता है। क्या है जापान यात्रा में पीएम साहब ने क्या खास बात किया, खास बात किया कि जापान के द्वारा जो भारत है ना, भारत में 10 ट्रिलियन डॉलर का निजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। 10 ट्रिलियन। आप समझ रहे हैं इस बात को। पहले भी हम लोग लोन ले चुके हैं, बुलेट ट्रेन 2022 में, पता नहीं कहीं तो चल रही होगी। 2025 को भारत जापान विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार आदान प्रदान वर्ष के रूप में घोषित किया गया। लंबा चौड़ा नाम है। फिर से 2025 को भारत जापान विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार आदान प्रदान की घोषणा कर दी गई है। आते हैं आगे, इसरो एवं जाक्सा। इसरो एवं जाक्सा, जैसे अपने यहां इसरो है, जापान का जाक्सा है, के द्वारा मिलकर चंद्रयान 5 का प्रक्षेपण H324L प्रक्षेपण यान से किया जाएगा। H324L प्रक्षेपण के रूप में किया जाएगा। चंद्रयान 5 में बस सहयोगी देश कौन, जापान। इतनी बात पक्की रहेगी। अच्छा, इतनी बात अगर पक्की रहेगी साहब तो कुछ और पॉइंट्स हम पे हाजिर है। क्या हाजिर है साहब, बोला कि देखो 64 वर्ष पुराने आयकर अधिनियम में
कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या ही बदलाव है भैया? जो 64 वर्ष पुराना आयकर अधिनियम 1961 है, उसके स्थान पर नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 को लागू किया जाएगा। बस यही डेट ही इंपॉर्टेंट है, लागू हुआ नहीं तो डिटेल आपको पता नहीं है ना आपको पता ना हमको पता है। जब डिटेल आएगी तो दोनों लोग जानेंगे। क्या बोला मैंने? जो आयकर अधिनियम 1961 का है, 1961 में बहुत सारे अधिनियम आए हैं, बट देखा जाएगा जो आयकर अधिनियम 1961 है उसके स्थान पर नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। यहीं पे इकोनॉमिक्स की कुछ और न्यूज देख लेते हैं। आरबीआई के द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में जो जीडीपी है उसको कितना अनुमानित किया गया? 6.5%। बता चुका हूं, फिर से रिवाइज कर लीजिए, 6.5%। ये डेटा आपके काम का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई हम क्यों याद करके 6.5 का बढ़ के 7.5 6 ये वो कर करा रहा नहीं। आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा कि ये 6.5% प्रस्तावित है। बट ऐसे प्रोग्रेस में रहा है कि पहले तिमाही में कितना, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, ठीक है ना, 6.5%। ठीक है, आते हैं आगे। 2025 में कुछ बदलाव हुए हैं। क्या बदलाव हुए हैं साहब? बदलाव ये हुए हैं, कुल 9 कंपनियां शामिल की गई है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में। ये वो कंपनियां होती हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट बन जाती हैं, वो ग्लोबल लेवल पे पहचान रखती हैं, और ये बहुत ही मतलब लंबा चौड़ा टर्नओवर होता है। कहते हैं 2025 के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारत की 9 कंपनियों को शामिल किया गया। नाम ही इंपॉर्टेंट है, 9 है ना, ये 9 नंबर जो है याद रखिएगा, 9 कंपनियों को शामिल किया गया। तो ये 9 कंपनियों के बारे में एक बार जरा सा हम लोग मोटा मोटा देख लेते हैं। क्या है? 88वें नंबर पे सबसे पहली बात रिलायंस है ना। 88वें पे कौन है? रिलायंस है। तो 95वें पे एलआईसी है, और 187वें पर आईओसी है, 163 पे एसबीआई है, 464 पे आईसीआईसीआई है, 181 पे ओएनजीसी है, 258 पे एचडीएफसी है, और 283 पे टाटा मोटर्स है, और 285 पे बीपीसीएल है। आप कहोगे साहब क्या ये नंबर याद रखें? नहीं नहीं, याद रखिए आप इनके नाम। बोलेगा इनमें से कौन शामिल नहीं है, बस बात खत्म हो जाएगी वहीं पे धराशायी। रिलायंस, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईसीआईसीआई, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, एलआईसी, एसबीआई, एचडीएफसी और बीपीसीएल, ये सारे 9 कंपनियां जो है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में शामिल हुई हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की 5 और निजी क्षेत्र की 4 है। सार्वजनिक क्षेत्र की 5 और निजी क्षेत्र की 4 कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, इतनी बात चलेगा आपको, और ये भारी भी नहीं है, इसको तो पढ़ ही सकते हैं आप। ठीक है, तो अब जरा बताइए विश्व लेवल पे टॉप की कौन सी कंपनियां हैं? विश्व लेवल पे सबसे टॉप की कंपनियां कौन है? तो विश्व की शीर्ष कंपनियां जो है साहब, वॉलमार्ट है अमेरिका की, अमेजॉन है अमेरिका की, और स्टेट ग्रिड कंपनी है एक चाइना की जो सबसे टॉप पे है। इनके टॉप रैंकिंग है ऊपर से नीचे से नहीं। वित्त वर्ष 2024-25 में देश में रक्षा उत्पाद 1.5 लाख करोड़ रुपए का रहा है, जिसमें 18% की वृद्धि आप मान सकते हैं। 1.5 लाख करोड़ का हम लोगों का रक्षा बजट रह गया है। रक्षा बजट तो नहीं कहेंगे, रक्षा उत्पादन, माने इतना हम लोगों ने बना दिया है। ठीक है, ठीक है, आते हैं आगे। क्या है खास बात? और साहब आपके करंट अफेयर में वो सीरीजें चलती हैं जो आपके काम का ही हो। चलिए, ये तो रही बात करंट अफेयर की। क्या अन्य सब्जेक्ट के लिए क्या किया जाए भाई? तो अन्य सब्जेक्ट के लिए हिस्ट्री की चल रही है क्लासेस, है ना, ज्योग्राफी की भी क्लासेस आने वाली हैं, बहुत जल्दी ही मैराथन आएगा, सर लेकर आएंगे, और आपको डिटेल तो क्लासेस मिल ही रही हैं, बट आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी क्लासेस आएंगी। सर पूरी तैयारी में है और आपको बताने की कोशिश हो जाएगी जब आने वाले होंगे। ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, हिस्ट्री की लगातार चल रही है ना। ये सारे सब्जेक्ट आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, एलटी, जीआईसी, जीडीसी, ये आपके एग्जाम टलेंगे नहीं, है ना। टीजीटी, पीजीटी जो यहाँ वाले हैं इनसे तो कोई लेना देना नहीं जीएस से, बट फिर भी ये इनका तो भरोसा नहीं है। अध्यक्ष ही अपने बदले जा रहे हैं, कब अध्यक्ष बदल दें भाई साहब। एक ऐसी अध्यक्ष साहब आई कीर्ति पांडे जी, खूब नाम जो है कमाया उन्होंने, 1 साल तक बनी रही, न देवी जी ने एग्जाम करवाया ना कुछ करवाया, और फटाफट छोड़ के निकल ली। पता नहीं क्या वजह है, क्या तरीका है, और हम लोग उम्मीद में ही रहते हैं कि एग्जाम हो, और लोग तैयारी में बना रहे हैं, और ये साहब जो है पकड़े छोड़े चले जा रहे हैं। 1 साल में उनका कार्यकाल अचीवमेंट 0। ठीक है ना, बट क्या ही कर सकते हैं। आरबीआई ने लघु वित्त बैंक के रूप में कार्यरत एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये क्या है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, यूनिवर्सल बैंक के रूप में किया जाएगा, है ना। ठीक है, आपके लिए बस इतना ही जरूरी जितना काम का हो।
बंगाल राज्य के द्वारा राज्य वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को कुछ जो है इंसेंटिव सरकार देने वाली है। क्या देने वाली है राज्य सरकार? बोला भैया देखो, अगर आप जो है वापस आते हैं ना, तो हम आपके लिए एक योजना चलाए हैं। क्या योजना का नाम है? श्रम श्री योजना। नाम क्या है? श्रम श्री योजना। ये उन प्रवासी श्रमिकों के लिए है जो विदेशों में कहीं न कहीं जाकर के अपना मेहनत करते हैं, कमाते खाते हैं, अगर उस देश में वापस लौटते हैं तो उनके लिए व्यवस्था सरकार करेगी, राज्य सरकार व्यवस्था करेगी श्रम श्री योजना के तहत। कहां का योजना है? तो भाई साहब पश्चिम बंगाल का है, ठीक है ना, ममता दीदी वाला। अब आ गए हैं हम लोग नियुक्तियों पे। क्या है इंपॉर्टेंट नियुक्तियां? नियुक्तियां है कि भारतीय थल सेना के नए उपप्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। भारतीय नौसेना के नए उपप्रमुख बने हैं वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। संजय वात्स्यायन जी। और क्या खास बात है? बोला भैया देखो, भारत में अमेरिका के राजदूत बन गए, सर्जियो गोर बन गए हैं। आपको ये जरूरी है क्या? जरूरी इसलिए भी है कि बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। वो बदलावों में आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या ही निकल के आ जाएंगे, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। इसलिए हम तैयारी उस चीज के लिए भी करते हैं जहां से हम लोग एकदम से बेकार ना होने पाए। भाई ऐसा ना हो कि हम लोग ये कहें हमने तो कभी इस नाम को सुना ही नहीं, है ना। सर्गियो गोर जो है भारत में अमेरिकी राजदूत हो गए। भारत में श्रीलंका के नए राजदूत बन गए प्रदीपा महिषनी कोलोनो। ठीक है ना, ठीक है। आते हैं आगे। क्या खास बात ये, भूटान में भारत के राजदूत जो है बने हैं संदीप आर्या। भूटान में भारत के जो राजदूत बन गए संदीप आर्या। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, मुंबई वाले, है ना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक बन गए हैं डॉक्टर ए राजाराम। इनका तो जरूर याद रखिए भाई, ए राजाराम तो नहीं कहेंगे, राजराजन, है ना, राजराजन। कहां के बने हैं? विक्रम साराभाई के। नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये कौन बन गए भैया? अनीश दयाल सिंह बन गए हैं। तो मुख्य कौन है? वही डोभाल साहब। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है मिला है 12वां फेल, यानी 12th फेल, 12वां नहीं 12th, इसका नाम 12th फेल है ना। निर्देशक कौन है भैया साहब? विनोद चोपड़ा इनका पूरा नाम है। उन्होंने किया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? सुदीप्तो सेन। किस वाली मूवी के लिए? द केरल स्टोरी, एकदम हाइप वाली मूवी, केरला स्टोरी के लिए मिला है सुदीप्तो सेन जी को। ठीक है, एक्टर भी साथ साथ देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए हैं? शाहरुख खान साहब, है ना, शाहरुख खान साहब। काहे नहीं चुने गए हैं? जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए, और जवान के लिए शाहरुख खान साहब को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन चुनी गई? रानी मुखर्जी। किसके लिए? मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। आप ये मूवी जरा एक बार देखिएगा जरूर कि आखिर डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन क्यों आगे हैं और क्यों पीछे हैं। क्योंकि यहाँ पे मां की ममता को दिखाने की कोशिश हुई है, बट ना तो डेनमार्क की गवर्नमेंट का बारे में व्यू गलत है, ना तो नॉर्वे की गलत है। नॉर्वे में क्या होता है ना भाई साहब, आपका बच्चा पैदा होता है, लेकिन क्या आप उसको खाना खिला रहे हो, किस तरीके से पाल रहे हो, किस तरीके से रख रहे हो, ये सारी गाइडलाइंस जो है तय की जाती हैं सरकार के द्वारा। वहां पे बाकायदा एक आते हैं वहां पे लोग और उसका रिव्यू करते हैं कि आपने कौन कौन सा क्राइटेरिया फॉलो किया। क्या बच्चे को आप सही तरीके से खिला रहे हो, क्या बच्चों को सही तरह नहला रहे हो, बच्चे को सही टाइम से सुला रहे हो, क्या बच्चे को न्यूट्रिशन, पोषण, ये सब दे, तमाम सारी गाइडलाइन। बट यहाँ पे सिर्फ दिखाया गया कि जो ये रानी मुखर्जी होती हैं, एक बच्चे, ये रियल स्टोरी पे घटना है भाई, ये रियल स्टोरी पे है। वहां बच्चे को अपने हाथ से खिला रही होती है, उसमें आती है अधिकारी और देखती है कि ओहो आप तो फेल हो गई, चलिए बच्चे को हमारे हवाले कर दिया, आप ठीक से देखभाल नहीं कर। अच्छी मूवी आप देख सकते हैं, कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। हिंदी फिल्म कटहल, अ जैक फ्रूट मिस्ट्री। कटहल एक जैक फ्रूट मिस्ट्री, ये भी एक सटायर की तरह है कि नेताजी के कटहल को खोजने के लिए भी पुलिस कितना लंबा चौड़ा, है ना, छान उठा लेती है ना। अगर याद हो तो एक बार आजम खान साहब की भैंस छोड़ ली गई थी, उस भैंस को ढूंढने के लिए पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस लग गई थी। कुछ ऐसा ही कहानी यहां भी है। अच्छी मूवियां हैं, आप ये देख सकते हैं जब आप फ्री हो। राजस्थान की मणिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज जीत लिया है ना। राजस्थान की है मणिका विश्वकर्मा और मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज इन्होंने जीता। खास बातें इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम से इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आ गई होगी अगर आप थोड़ा भी ध्यान से सुन ले होंगे तो। और क्या है इंपॉर्टेंट ये साहब, खालिद जिमिल, है ना, खालिद जिमिल क्या है भैया? ये भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बन गए हैं।
क्योंकि फुटबॉल में हम लोग बहुत पीछे हैं, तो कोच की बड़ी सख्त जरूरत है कि कोच बदला जाए। अब देखते हैं क्या झंडे गाड़ता है भारत फुटबॉल में। डब्ल्यू ने नेपाल को, सॉरी डब्ल्यू यूएनओ, हाँ ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, असल में यहां पे पूरा हिंदी में लिखना था WHO, लेकिन अपने जान ही रहे हैं आप साहब, हमारे अभिषेक जी कुछ भी कर लेते रहते हैं, है ना। WHO, अरे चलिए आप इंग्लिश वाला फोकस करें। WHO ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया गया है। रूबेला मुक्त घोषित, अब साइंस में आप जाके पढ़िएगा कि रूबेला क्या वायरस से होता है, क्या जीवाणु से होता है, क्या जो है ये बैक्टीरिया से होता है, फंगस से, आप देखेंगे जरूर, है ना। ध्यान रखिए, करंट अफेयर से ही रिलेट करके हर चीज आती है। किसी एग्जामिनर को सपने नहीं आते कि क्वेश्चन कहां से बना ले, वो भी क्या करता है, वही क्राइटेरिया फॉलो करता है जो उसके मन में रहता है, जो उसको फॉलो ऑन करना रहता है। साथ देखिए आगे, WHO ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया गया, चलिए अच्छी बात है। भारतीय रेलवे ने वाराणसी में देश का पहला पोर्टेबल सोलर पैनल, प्रदेश का वाराणसी रेलवे ने किया, भारतीय रेलवे ने कहां पे किया, वाराणसी में, देश का पहला है तो एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या किया, पोर्टेबल सोलर पैनल सिस्टम प्रारंभ किया है, माने एक जगह से दूसरे जगह उसको हटाया बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। WHO ने और भी काम कुछ किया है, क्या काम किया है साहब, काम ये किया है कि WHO ने, ये फिर से W साहब लिख करके छोड़ दिया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने केनिया को निद्रा रोग या मानव अफ्रीकी ट्रिप्सोमिनियासिस मुक्त घोषित किया गया है। मुक्त घोषित, लो अभिषेक जी आपको कुछ तो सोचना चाहिए भाई, मुक्त है, फ्री है, ट्रिप्सोमिनियासिस, है ना, से मुक्त घोषित किया है। एक टाइप का बीमारी होता है जिसमें निद्रा रोग से लोग प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये कौन सा देश था, तो साहब केनिया था। इधर हमने नेपाल वाला बता ही दिया है रूबेला के लिए, ठीक है ना, एकदम काम की खबर है ये। साथ ही साथ बोला गया, देखो हैदराबाद में भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। इसी से रिलेटेड मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि भारत का पहला त्वचा बैंक कहां स्थापित किया गया है, पहला त्वचा बैंक, है ना। आप एकदम उस चीज को सुनेंगे ध्यान से तभी समझ में आएगा। बोला गया भैया देखो हैदराबाद में भारत का पहला पशु स्टेम, ये साहब स्टेम है, पहला स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया। इतना याद रखना है कि पहला त्वचा बैंक कहां गया, जहां जहां पहला लग जाए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तेलंगाना में 2 दुर्लभ कवक प्रजातियां ब्लू पिंक गिल मशरूम और शटल कॉक मशरूम की नई प्रजाति खोजी गई है। यही नाम लेगा, लेकिन ये नहीं लगाएगा कि आगे मशरूम है कि क्या है, बोलेगा भैया ब्लू पिंक गिल शटल कॉक क्या है, मशरूम है, टमाटर है, आलू है, मिर्चा है, धनिया है, प्याज है, कुछ भी ऑप्शन बना देगा वो, है ना। साहब मुस्कुरा रहे हैं, नहीं साहब ऐसा बात नहीं है, देखिए मुस्कुराइए मत, काम कीजिए भाई। 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट है ना, लॉयन की काउंटिंग है। क्या काउंटिंग है भाई, बोला गया देखो भारत में एशियाई शेरों की जो गणना है वो कर ली गई है, और एशियाई शेरों की गणना जब की गई है तो बताया क्या गया, बोला भैया 2025 में इनकी जो संख्या है कितनी है, 891 है। एशियाटिक लॉयन की संख्या भारत में कितनी, 891। मई 2025 में पहले कितनी थी, सॉरी 2020 में से पहले कितनी थी, 674 थी, बड़ी है 891। ये आपका अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर आपके लिए समाप्त होता है, और आप अब तक मैं कह सकता हूं आप फुल टू अप टू डेट हैं। अगर आप अप टू डेट हैं तो क्या करेंगे, आप एक तरफ से 30-35 मिनट 40 मिनट बहुत ज्यादा नहीं होता साहब, आप जाकर के सुन लेंगे, इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे, आपको करंट अफेयर कहीं अलग से करने की जरूरत नहीं महसूस होगी। महसूस होती है तो महज 10 से 12%, उसकी गारंटी तो अब मैं आपको 500 पेज की पीडीएफ भी दे दूं तो भी नहीं ले सकता, ना कोई लेगा, और जो ले रहा हो आपको बेवकूफ बना रहा साहब। बाकी मार्केट में तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, है ना, दशहरे की छुट्टी, ओके।